हेलो दोस्तों, देखते रहिए मेरी एक और कहानी। चलिए शुरू करते हैं। त्रिजटा पर्वत श्रृंखला पर घने वन के बीच एक पुराना महल बना है जहां रहती है एक प्रेतनी जिसका नाम कालवाची है। उसकी आयु लगभग 500 वर्ष होगी, किंतु वो अभी भी नवयौवना ही दिखाई पड़ती है। इसका कारण है कि 10 दिनों के पश्चात किसी भी नवयुवक या नवयुवती का हृदय उसका भोजन बनता है। जब उसे किसी नवयुवक या नवयुवती का हृदय खाने को नहीं मिलता तो वो वृद्ध होती जाती है। उसके केश श्वेत होते जाते हैं, आंखें धंस जाती हैं एवं उसका त्वचा की रंगत समाप्त होती जाती है। इसलिए वो इस बात का बहुत ध्यान रखती है। अपनी इस अवस्था के आने पहले ही वो किसी नवयुवक या नवयुवती का हृदय खा लेती है और इसी कार्य हेतु वो कुछ समय पहले राजा कुशाग्रसेन के राज्य वैतालिक राज्य गई थी। वैतालिक राज्य में उसने भ्रमण किया और उससे वैतालिक राज्य अत्यधिक पसंद आया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए इस राज्य में रुक जाऊं। यहाँ मुझे सरलता से हृदय का भक्षण करने को मिल जाया करेगा। फिर मैं तो प्रेतनी हूँ, किसी भी वृक्ष पर सरलता से वास कर सकती हूँ। अपनी गोपनीयता बनने में मुझे यहाँ सरलता भी रहेगी। दिन में सुंदर युवती का वेश धर लिया करूंगी और रात को किसी वृक्ष पर सो जाया करूंगी। और फिर यही सब सोचकर कालवाची ने वैतालिक राज्य में रहने का निर्णय लिया। वो वैतालिक राज्य में रहने लगी। उसे वहाँ अत्यधिक आनंद आ रहा था। सरलता से वो नवयुवक एवं नवयुवती की हत्या करती एवं उनका हृदय निकालकर खा लेती। अब उसे नवयुवक एवं नवयुवतियों की कमी नहीं थी, इसलिए जब भी उसका मन करता तो वो किसी को कभी भी मारकर खा लेती। दिन प्रतिदिन उसका यौवन कांति में होता जा रहा था। उसके अंगों में लावण्य एवं स्वस्थता का वास हो गया था। वो प्रसन्न थी एवं चिंता मुक्त थी, क्योंकि उसे यहाँ भोजन की प्रचुरता थी। किंतु राजा कुशाग्रसेन को जब ये ज्ञात हुआ कि आए दिन उनके राज्य में हत्याएं हो रही हैं, किंतु इतने प्रयासों के उपरांत भी हत्यारे को बंदी न बनाया जा सका, तो उन्हें अत्यधिक चिंता हुई। उन्होंने तब अपने वृद्ध माता पिता से इस विषय पर बात की। तब उनके वृद्ध पिता प्रकाश सेन बोले, पुत्र, ये अत्यधिक चिंता का विषय है। मेरे विचार ये है कि तुम्हें स्वयं इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहिए। कदाचित तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि अब तक गुप्तचर एवं सेनापति उस हत्यारे तक नहीं पहुंच है, तो इसका तात्पर्य है कि हत्यारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार निर्मम प्रकार से हत्या करना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य कभी नहीं हो सकता। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं पिताश्री, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, कुशाग्रसेन बोले। तब कुशाग्रसेन की माता मृगमालती बोली, किंतु पुत्र, मुझे संदेह सा हो रहा है। कैसा संदेह माताश्री? तनिक मुझसे भी कहें, कुशाग्रसेन ने पूछा। तब मृगमालती बोली, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी भूत पिशाच का कार्य है, क्योंकि साधारण व्यक्ति केवल हत्या करता तो धन के लिए, किंतु ये हत्यारा हत्या करता और धन भी नहीं लूटता, केवल हत्या करके मृतकों का हृदय भक्षण करता है। मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं हमारे राज्य पर कोई विपत्ति ना आ गई हो। ये कैसी बातें कर रही हैं माताश्री? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुशाग्रसेन बोला। किंतु यदि ऐसा हुआ तो? मृगमालती बोली। उन सभी के मध्य वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी कक्ष के द्वार पर दासी आकर बोली, महाराज, आपको महारानी ने याद किया है। तब कुशाग्रसेन बोले, उनसे कहो कि मैं अभी आता हूँ। जी महाराज। एवं ऐसा कहकर दासी ने वहां से प्रस्थान किया। तब कुशाग्रसेन ने अपने माता पिता से कहा, माताश्री एवं पिताश्री, मैंने आज रात्रि ही उस हत्यारे को खोजने का निर्णय लिया है। सायंकाल हो चली है, कदाचित रात्रि को समय ना मिला तो आप दोनों मुझे अभी आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। हम दोनों का आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। ईश्वर तुम्हें अवश्य सफल करेंगे, प्रकाश सेन बोले।
अंततः कुशाग्रसेन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने कक्ष में लौटे, जहां उनकी पत्नी कुमुदिनी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही कुशाग्रसेन ने कक्ष में प्रवेश किया तो कुमुदिनी बोली, महाराज, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप आज रात्रि उस हत्यारे को बंदी बनाने हेतु राज्य में जा रहे हैं। मुझे ये बात सेनापति जी से ज्ञात हुई। हाँ प्रिय, ये मेरी विवशता है। मुझे अपने राज्य की रक्षा हेतु ये करना ही होगा। ना जाने कौन है जिसने राज्य में प्रवेश कर ऐसा घिनौना कार्य प्रारंभ कर दिया है। कुशाग्रसेन बोले, आपको ज्ञात है ना कि ये अत्यधिक संकट भरा हो सकता है। आपके प्राण भी संकट में आ सकते हैं। कुमुदिनी बोली, किंतु इसके सिवा और कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। मैंने सभी प्रयास करके देख लिए हैं, किंतु वो हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। कुशाग्रसेन बोले। दोनों के मध्य यूं ही वार्तालाप चलता रहा और राजा कुशाग्रसेन अर्धरात्रि के समय साधारण वेश में राज्य की ओर अकेले ही चल पड़े। उन्होंने सारे राज्य का भ्रमण किया, किंतु उन्हें कोई नहीं दिखा। तब उन्होंने राज्य से लगे वन की ओर प्रस्थान किया। वे वन में पहुंचे एवं एक झरने के समीप एक उचित स्थान देखकर वहां विश्राम करने का सोचा। पूर्णिमा भरी रात्रि थी। चंद्रमा की धवल चांदनी चहुं ओर फैली थी। पहले तो उन्होंने कुछ लकड़ियां बीनी, इसके पश्चात 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि जलाकर वे वृक्ष तले विश्राम करने लगे। वे विश्राम अवश्य कर रहे थे, किंतु सोए नहीं थे। वे तो इस ताक में थे कि वन में उन्हें कहीं से कोई स्वर सुनाई दे तो वे उस ओर जाएं, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय की प्रतीक्षा के पश्चात उन्हें निद्रा ने घेर लिया। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। तीसरा पहर भी समाप्त होने को था। तब कालवाची अपना भोजन करके वन की ओर लौटी और उसने देखा कि जिस वृक्ष पर वो रात्रि को वास करती है, आज तो उस वृक्ष के तले एक सुंदर युवक विश्राम कर रहा है। अग्नि का बसंती प्रकाश कुशाग्रसेन के मुख पर पड़ रहा था एवं उस प्रकाश में उनकी सुंदरता अत्यधिक निखर कर आ रही थी। कालवाची ने कुशाग्रसेन को देखा तो अपनी सुध-बुध खो बैठी और प्रथम दृष्टि में ही कुशाग्रसेन पर अपना हृदय हार बैठी। वो रात को उसके बगल में बैठकर उसे ऐसे ही निहारती रही। जैसे ही सूरज की लालिमा पसरी तो वो उस वृक्ष पर उड़कर पहुंच गई एवं उसने अपना रूप बदलकर एक मोरनी का रूप ले लिया। कालवाची मोरनी का रूप धरकर कुशाग्रसेन को निहारने लगी एवं उस पर दृष्टि रखकर उसके क्रियाकलापों को देखने लगी। कुशाग्रसेन ने कुछ समय तक उस वन में कुछ खोजने का प्रयास, किंतु उसे वहां कुछ भी दिखाई न दिया। उसे ये ज्ञात था कि उस वन के आसपास ही उन मृतकों के मृत शरीर मिले थे। इसका तात्पर्य था कि वो हत्यारा उसी स्थान पर ही वास करता है, किंतु कुशाग्रसेन को अभी तक उस हत्यारे के विषय में कोई भी चिन्ह नहीं मिले थे। इसलिए उन्होंने पुनः राजमहल जाने का सोचा, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता और रानी कुमुदिनी की चिंता हो रही थी। यही सब सोचकर कुशाग्रसेन अपने राजमहल की ओर बढ़ चले। कुशाग्रसेन को जाता देखकर कालवाची कुछ उदास सी हो गई, किंतु उसने कुशाग्रसेन को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि वो एक प्रेतनी है और कुशाग्रसेन एक मनुष्य। यदि उस मनुष्य को ये ज्ञात हो गया कि वो एक प्रेतनी है तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यही सब सोचकर वो वृक्ष पर विश्राम करने लगी और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर कुशाग्रसेन जब सुरक्षित अपने राजमहल पहुंचे तो सभी के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। रानी कुमुदिनी ने कुशाग्रसेन से पूछा भी, महाराज, क्या आप उस हत्यारे को खोजने में सफल हुए? तब कुशाग्रसेन ने उत्तर दिया, ना रानी, हत्यारे का कोई भी चिन्ह मुझे समूचे राज्य में नहीं दिखा। यहाँ तक कि मैंने उस वन में भी खोजा जहाँ मृत शरीर मिलते थे, परंतु वहां भी मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने रात्रि भर उस वन में विश्राम किया, किंतु मुझे ना कोई स्वर सुनाई दिया और ना तो ऐसा कोई क्रियाकलाप सुनने में आया। ओहो, ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारा बड़ा ही बुद्धिमान है। कुमुदिनी बोली,
कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो वो, एक ना एक दिन मैं उसे अवश्य ही खोज लूंगा, कुशाग्रसेन बोले। मुझे भी आपसे यही आशा है महाराज, कुमुदिनी बोली। तभी राजा के कक्ष के द्वार पर एक सैनिक आ पहुंचा एवं सूचना देते हुए राजा से बोला, महाराज की जय हो। अभी अभी सेनापति व्योमकेश सूचना लेकर लौटे हैं कि कल रात्रि राजमहल की वाटिका के सरोवर के समीप एक युवती का मृत शरीर मिला है, जिसके हृदय को किसी ने निकाल लिया है। आपको सेनापति व्योमकेश ने शीघ्र ही याद किया है। वे राजदरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर कुशाग्रसेन बोले, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और अंततः कुशाग्रसेन शीघ्रता से राजदरबार की ओर चल पड़े। वे राजदरबार पहुंचे तो सेनापति व्योमकेश उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज कुशाग्रसेन को देखते ही सेनापति व्योमकेश ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोले, महाराज, आज एक और मृत शरीर प्राप्त हुआ है जो किसी युवती का है। तो हत्यारा कल रात्रि राजमहल के समीप था और मैं उससे वन में खोज रहा था, कुशाग्रसेन बोले। महाराज, आप अकेले उस हत्यारे को खोजने क्यों पहुंचे? मुझे क्यों नहीं सूचित किया? मैं भी आपके साथ चला चलता, सेनापति व्योमकेश बोले। इतना समय नहीं था और मैं साधारण वेश में वहां गया था। आपको बताता तो आप मेरे साथ चल पड़ते, फिर राज्य की सुरक्षा का क्या होता? यहाँ आपका होना आवश्यक था, कुशाग्रसेन बोले। किंतु मेरे रहते हत्या तो हो ही गई, सेनापति व्योमकेश बोले। इसमें आपका कोई दोष नहीं सेनापति व्योमकेश जी, वो हत्यारा अत्यधिक बुद्धिमान है। अब हमें उसे वन में नहीं राज्य में ही खोजना चाहिए, राजा कुशाग्रसेन बोले। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं, सेनापति व्योमकेश बोले। आज रात्रि केवल मैं और आप राजमहल के आसपास ही पहरा देंगे, कुशाग्रसेन बोले। मैं तत्पर हूँ महाराज, अपने राज्य की सुरक्षा हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेनापति व्योमकेश बोले। मैं आपसे यही आशा रखता हूँ। इसके पश्चात दोनों के मध्य योजना बनी एवं दोनों ने अपने अपने कक्ष की ओर प्रस्थान किया। रात्रि हो चुकी थी। कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश ने वेश बदला एवं राजमहल की सुरक्षा में तत्पर हो गए। अर्धरात्रि व्यतीत चुकी थी, किंतु अभी तक राजमहल के आसपास कोई भी गतिविधि होती नहीं दिखाई पड़ रही थी। इधर आज कालवाची का मन अत्यधिक खिन्न था, इसलिए वो वृक्ष पर ही विश्राम करती रही। उसने अपना रूप भी नहीं बदला, बस वैसे ही मोरनी का रूप लेकर विश्राम करती रही। इसी प्रकार रात्रि भर कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश राजमहल के आसपास पहरा देते रहे, परंतु वहां कोई भी ना आया एवं ना ही किसी का स्वर सुनाई दिया। प्रातःकाल होने को था। सूर्य लालिमा के रथ पर सवार समूचे ब्रह्मांड में अपना प्रकाश विसरित कर चुका था। खग वृक्षों पर कलरव करने लगे थे। तब कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश ने सोचा कि राजमहल लौट जाना चाहिए। कदाचित राजमहल पहुंचकर ही किसी अप्रिय घटना का समाचार मिलेगा। वे दोनों राजमहल पहुंचे। प्रातःकाल से सायंकाल होने को आया, किंतु आज राज्य में किसी की भी हत्या होने का समाचार ना मिला। कुशाग्रसेन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कदाचित हत्यारे को योजना के विषय में तो ज्ञात नहीं हो गया, जो उसने किसी की हत्या नहीं की। अब कुशाग्रसेन की चिंता अत्यधिक बढ़ गई थी एवं वे महल में रात्रि भर इस विषय पर विचार करने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि मेरी योजना के विषय में तो केवल सेनापति व्योमकेश को ही ज्ञात था, कहीं वे तो उस हत्यारे के गुप्तचर नहीं। उनके मन में ये संदेह घर कर गया, इसलिए उन्होंने सेनापति व्योमकेश के पीछे गुप्तचर लगाने का सोचा एवं इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वे कब निद्रा में खो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। एवं उधर वृक्ष पर बैठी कालवाची किसी चिंता में मग्न थी। रह रहकर उसे उस सुंदर नवयुवक की याद आ रही थी। वो उसके विचारों में लीन उसे ही याद कर रही थी। वो उस युवक के समीप जाना चाहती थी,
उससे वार्तालाप करना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। वो कैसे उस नवयुवक से अपना प्रेम व्यक्त करे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बेसुध सी उस वृक्ष पर रात्रि भर यूं ही बैठी रही। इधर प्रातःकाल होते ही कुशाग्रसेन ने कुछ गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सेनापति व्योमकेश पर दृष्टि रखें, उनके सारे क्रियाकलापों की जानकारी शीघ्रता से ज्ञात करके मुझे बताएं, एवं गुप्तचर राजा कुशाग्रसेन के आदेशानुसार अपने अपने कार्यों में लग गए। ऐसे ही 5 दिन बीते, किंतु वैतालिक राज्य में अभी भी किसी की हत्या का समाचार सुनाई नहीं दिया। इधर राजा कुशाग्रसेन की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। सभी गुप्तचर भी सेनापति व्योमकेश के विषय में जानकारी एकत्र करके ला चुके थे। कहीं भी किसी भी हत्या की गतिविधियों में सेनापति व्योमकेश का हाथ नहीं था। राजा कुशाग्रसेन का ये संदेह तो मिट चुका था, परंतु चिंतामुक्त वे अब न हुए थे। एवं उधर कालवाची मानव हृदय का भक्षण नहीं कर रही थी, इसलिए प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था एवं उसके मुख से रूप लावण्य भी जा रहा था। कालवाची वृक्ष पर मोरनी के रूप में यूं ही अचेत सी लेटी थी। तभी एक कठफोड़वा उसके समीप आया एवं उसके बगल में बैठ गया। पक्षियों की भाषा में उसने कालवाची से कुछ पूछा, किंतु कालवाची पक्षी होती तो उसकी भाषा समझ पाती, इसलिए उसकी भाषा समझने हेतु उसने उसे मानव का रूप दे दिया एवं स्वयं युवती का रूप धारण कर लिया। ऐसा चमत्कार देखकर पक्षी स्तब्ध रह गया एवं अब उसका रूप मनुष्य की भांति हो गया था, इसलिए वो मनुष्यों की भांति वार्तालाप भी कर सकता था। अंततः उसने कालवाची से पूछा, तुम कौन हो एवं यहाँ वृक्ष पर क्या रही हो? तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है एवं तुमने अपना रूप कैसे बदल लिया? तुमने मुझे भी मनुष्य रूप में परिवर्तित कर दिया, ऐसी शक्तियां तुम्हारे पास कहां से आई? कठफोड़वे के प्रश्नों को सुनकर कालवाची मुस्कुरा उठी एवं उससे बोली, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछोगे तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगी? तनिक धैर्य तो धरो, सब बताती हूँ, किंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक सुंदर सा नाम देना चाहती हूँ। मेरे नाम की चिंता मत करो, पहले तुम अपना परिचय दो। मैं तुम्हारा परिचय जानने को कितना व्याकुल हूँ ये तुम नहीं ज्ञात कर सकती, कठफोड़वा बोला। परंतु तुमसे वार्तालाप करने हेतु तुम्हें कोई नाम तो देना होगा ना, नहीं तो मैं तुमसे वार्तालाप कैसे कर पाऊंगी? कालवाची बोली, तो ठीक है, शीघ्रता से मेरा नामकरण करो एवं मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, कठफोड़वा बोला। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम होगा कौत्रेय। तुम्हें पसंद आया अपना नाम? कालवाची बोली। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, अब तुम अपने विषय में कहो, कौत्रेय बोला। तब कालवाची बोली, मैं एक प्रेतनी हूँ, मुझे मेरे माता पिता के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। ना जाने वे किस लोक से आए थे और मुझे इस धरती पर छोड़ गए। जब मुझे इस संसार की समझ हुई तो तब से मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता एक बूढ़ी दासी के सहारे मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। उस दासी ने मुझे बताया था कि मुझे जीवित रहने के लिए किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण करना पड़ेगा। जब तक मैं छोटी थी तो वो दासी ही मेरे लिए मनुष्यों को मारकर उनका हृदय लाती रही, लेकिन जब मैं नवयुवती हुई तो ये कार्य स्वयं करने लगी। जब वो दासी अत्यधिक वृद्ध एवं लाचार हो गई तो उसने मुझे उसका हृदय खाने को कहा। मैंने उसे मना किया तो वो बोली, आज तक तेरे लिए ही जीती आई हूँ और अब तेरे लिए ही मरना चाहती हूँ। मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगी? मैं उसकी इस विनती को टाल ना सकी और उसके हृदय को उसके शरीर से निकालकर ग्रहण लिया। इसके पश्चात उसके शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया ताकि उसकी आत्मा भटकती ना रहे। मैं 500 सालों से जीवित हूँ। पहले त्रिजटा पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पुराने महल में रहती थी, किंतु एक दिन मेरा इस वैतालिक राज्य में आना हुआ और मैं यही की रह गई।
मैं यहाँ प्रसन्न थी क्योंकि मुझे यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध था, किंतु एक रात्रि मैंने इसी वृक्ष के तले एक सुनकर नवयुवक को विश्राम करते पाया एवं मैं उस पर अपना हृदय हार बैठी। तब से अचेत सी इस वृक्ष पर पड़ी रहती हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन भी नहीं किया, इसलिए इस अवस्था में आ पहुंची। यदि मैं 10 दिनों तक किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण ना करूं तो मैं वृद्ध होती जाती हूँ। मेरी ये कोमल काया मुरझा जाती है, मेरे सुंदर व्योम के समान केश श्वेत होते जाते हैं। अब मेरे शरीर को भोजन की आवश्यकता है। इतना कहकर कालवाची चुप हो गई, परंतु कौत्रेय के प्राण सूख गए एवं उसने भयभीत होकर कहा, कहीं तुमने मुझे मनुष्य इसलिए तो नहीं बनाया कि मेरे हृदय का भक्षण कर सको? यदि ऐसा है तो मुझे मेरे पहले वाले रूप में परिवर्तित कर दो। अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं इस वृक्ष पर कभी नहीं आऊंगा और ना ही तुमसे कोई प्रश्न पूछूंगा। कौत्रेय की बात सुनकर कालवाची मुस्कुराए और कौत्रेय से बोली, मुझे ऐसा कार्य करना होता तो मैं तुम्हें अपने विषय में सब कुछ क्यों बताती? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं तो स्वयं को असहाय अनुभव कर रही हूँ। मैं उस युवक से प्रेम करने लगी हूँ किंतु उससे कुछ कह नहीं सकती। मेरे अस्वस्थ होने का यही कारण है। कालवाची की बात सुनकर कौत्रेय बोला, तो ये जो तुम अपने संग कर रही हो ना, वो सही नहीं है। स्वयं को अस्वस्थ करके भला तुम्हें क्या मिलेगा? सर्वप्रथम तुम्हें भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्षण क्षण क्षीण होते शरीर के साथ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यदि तुमने उस युवक से प्रेम किया है तो जाकर उससे अपना प्रेम व्यक्त करो, कौत्रेय बोला। किंतु वो एक मनुष्य है एवं मैं प्रेतनी, मेरा उसका मिलन कदापि नहीं हो सकता, कालवाची बोली। परंतु उस युवक को कैसे ज्ञात होगा कि तुम एक प्रेतनी हो, जब तक कि तुम स्वयं उससे नहीं कहोगी, कौत्रेय बोला। तो क्या मैं उससे विश्वासघात करूं? कालवाची ने पूछा। ये विश्वासघात नहीं, प्रेम है, कौत्रेय बोला। ये प्रेम नहीं, विश्वासघात ही होगा, कौत्रेय। हर क्षण मुझे भय लगा रहेगा कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, कालवाची बोली। प्रेम में सब कुछ उचित होता है, कौत्रेय बोला। मैं नहीं मानती, कालवाची बोली। ऐसा वार्तालाप करने का ये उचित समय नहीं है। पहले तुम भोजन ग्रहण करो, इसके उपरांत हम दोनों इस विषय पर वार्तालाप करेंगे, कौत्रेय बोला। किंतु अभी तो सायंकाल ही हुई है, मैं रात्रि में भोजन ग्रहण करने जाऊंगी, कालवाची बोली। ठीक है, तो कल प्रातःकाल हम इस विषय पर वार्तालाप करेंगे, कौत्रेय बोला। और उस रात्रि कालवाची ने अपने भोजन हेतु वैतालिक नगर में प्रवेश किया एवं उस रात्रि उसने राजमहल की अश्वशाला के पहरेदार के हृदय को अपना भोजन बनाया। भोजन ग्रहण करते ही वो पुनः नवयुवती हो गई। उसका रूप लावण्य भी लौट आया। पहरेदार के मृत शरीर को वो वहीं छोड़कर उस वृक्ष पर पुनः लौट आई जहाँ कौत्रेय सो रहा था। अभी कौत्रेय कठफोड़वे के रूप में था, क्योंकि कालवाची को उस पर संदेह था कि कहीं मनुष्य रूप में वो किसी और व्यक्ति के समक्ष उसकी सच्चाई ना कह दे। जब कालवाची वृक्ष पर आई तो कौत्रेय तब जाग रहा था, परंतु जैसे ही कालवाची वृक्ष पर लौटी तो वो वृक्ष पर निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल हुई तो राजमहल में भय की स्थिति थी, क्योंकि अब वो हत्यारा राजमहल तक घुस आया था। अब राजा कुशाग्रसेन की चिंता अत्यधिक बढ़ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। उस हत्यारे का साहस तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वो राजमहल तक आ पहुंचा एवं उस रात कुशाग्रसेन ने अकेले ही पुनः वैतालिक राज्य का भ्रमण करने का सोचा। वे सारी रात्रि वैतालिक राज्य का भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें कोई भी गतिविधियां होती नहीं दिखी। तभी दूर से उन्हें कोई स्वर सुनाई दिया एवं वे उस ओर भागे। वो स्वर उन्हें वन की ओर से आता सुनाई दे रहा था।
वे उस ओर गए, किंतु अब उन्हें कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। अंततः उन्होंने उस दिन की भांति छोटे छोटे पाषाणों को रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। इसके पश्चात एक अग्निशिलाका तैयार करके वे उस अग्निशिलाका के प्रकाश में उस हत्यारे को खोजने लगे। अत्यधिक खोजने के पश्चात उन्हें एक मनुष्य का मृत शरीर प्राप्त हुआ। अब उनका संदेह मिट चुका था। उन्हें पूर्णतः विश्वास हो चला था कि वो हत्यारा वहीं कहीं आसपास ही था।